बाह से खून निकल रहा है। लाइए पट्टी बांध दो। ओह, ये तो मामूली घाव है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त पर पहुंचकर आपने मुझे बचा लिया। अजी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? स्त्रियों को बचाना तो हम क्षत्रियों का धर्म है। पास ही में मेरा नाना का घर है। चलिए, आपसे मिलकर वो बहुत खुश होंगे। चलो भैया, आइए। मामूली सा घाव था, खुद ठीक हो जाता। आपने खामखा तकलीफ है। इसमें तकलीफ की क्या बात है? बेटी विद्या, वो जरूर शेर सिंह के आदमी होंगे। इसके पिता और शेर सिंह में खानदानी दुश्मनी है, लेकिन तुमने हमारे खानदान को धब्बा लगने से बचा लिया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम छत्रसाल है। छत्रसाल? वीर चंपत राय के पुत्र? जी। ओह, कितने बहादुर और महान पुरुष थे वो। अमर। मेरा नाम जंग बहादुर है। मेरे पिताजी इनके मामा जी होते हैं, यानी कि मैं इनका भाई हूँ। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए। रात हो गई है, इस समय तुम्हारा वापस लौटना ठीक नहीं। हो सकता है दुश्मन घात में बैठे हो। आप चिंता ना कीजिए, हम राजी खुशी पहुंच जाएंगे। और फिर हमारा पहुंचना भी जरूरी है। तुमने विद्या की जान बचाकर मुझ पर जो उपकार किया है, न जाने मैं उसका बदला कब चुका पाऊंगा। आप तो खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं। कम से कम एक दिन तो अपनी सेवा का अवसर दो। कल चले जाना,
लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। बेटी विद्या, जो इनके भोजन का प्रबंध करो। जी। जंग बहादुर, सोच क्या रहे हो? भैया, मैं आने वाले बुरे समय के बारे में सोच रहा हूँ। आने वाले बुरे समय के बारे में क्या सोचा? यही कि इन कोमल नारियों के खानदान पर तो धब्बा लगते लगते रह गया, लेकिन अपने खानदान पर तो लग ही गया। पकड़े, हम लोग क्या खाली हाथ वापस जाएंगे? मालूम होता है जख्म काफी गहरा लगा है। हाँ, देखो ये दाल। हाँ, दाल गल जाएगी, खाओ। लीजिए, बूंदी बहुत अच्छी। भैया, ये बूंदी खाकर तो जीवन सफल हो गया। वाकई बड़े मजे किए। क्या बात है, बड़ी रसीली बूंदी है ना? भैया, तो सच पूछो तो जीवन में पहली बार ऐसी जायकेदार बूंदी नसीब हुई है। रस भरी बूंदी, जायकेदार बूंदी, रसीली बूंदी। राजकुमारी जी, आप इन्हें बताती क्यों नहीं कि मेरा भी नाम बूंदी है? क्या आपका नाम भी बूंदी है? जी हाँ। तब तो क्या काम से जोर से। लाना था तुम लोगों पर और तुम्हारी बहादुरी पर। तुम लोग 10 आदमी होकर 2 छोकरों का मुकाबला नहीं कर सके। चले जाओ मेरे सामने से। अब तो ये हारी हुई बाजी। शेर सिंह जब तक जीत नहीं लेगा, चैन से नहीं बैठेगा। आज ही रात को
आइए। क्या है? अरे तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़ आई, मुझे वहाँ डर लगता है। अगर मुझे भी कोई उठाकर ले जाए तो? किसके घर में नाच ज्यादा है जो तुम जैसे पीटू को उठा ले जाए? सुनो सुनो, अगर नहीं तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझसे ये मुसीबत नहीं उठाई जाती। ओहो, लगता है घर से आज ही रास्ता तुड़ा कर आए हो, तो जरा सी मुसीबत पड़ती घर आ जाने लगा। अरे 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 सुनो तो, अरे तुम इसे जरा सी मुसीबत कहती हो, तब तो भगवान ऐसी मुसीबत किसी पर ना डाले। अरे आज सुबह क्या भयंकर संग्राम हुआ है, जान बचने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ तुम्हारे भाग्य से मैं बच गया। मेरे भाग्य से? और किसके भाग्य से? मेरे माँ बाप है, लेकिन वो मेरी परवाह ही नहीं करते। तो मैं ही कब तुम्हारी परवाह करती हूँ? तुमसे कुछ ना कुछ उम्मीद तो है। जाओ जाओ, ये मुंह और दाल मसूर के। दाल मसूर की? अजी सुनो तो, सुनो। कह देती हूँ, किसी बुलाए में मत रहना, नहीं तो। क्या कर रही हो? तुम्हारी कलाई नाजुक है, उसमें मोच आ जाएगी। ये लो और मेरा फोन कर दो, मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ। क्या गले पड़ो आदमी है ये भी। ये बारिश, हे भगवान, विजया का क्या होगा? तुम्हें विजया का इतना ख्याल है, और जो उसे बचाने गया है उसका ख्याल बिल्कुल नहीं है। हाँ, जब से छत्रसाल शस्त्र विद्या सीख कर आया है, मैंने कई बार विचार किया कि मैं उसे उसके माता पिता के बारे में बता दूं, लेकिन न जाने क्यों बात गले तक आके रह जाती है। इतनी मोह ममता रखोगे तो बहन सारंगा और उसके स्वामी की आशाएं कैसे पूरी होंगी? लेकिन मेरा मन नहीं मानता। तुम ही बताओ, जिस आग ने मेरी बहन और उसके पति को जला डाला, उस आग में मैं छत्रसाल को कैसे छूऊं? ऐसा नहीं करोगे तो आग बुझ जाएगी, और वो आग अगर बुझ गई तो बहन सारंगा और उसके स्वामी का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। उनकी आत्माएं हमें दोष देंगी। ठीक बात है। इसी पूर्णिमा को छत्रसाल का जन्मदिन है, उसके बाद मैं सब कुछ उसे बता दूंगा। मेरे कारण काफी कष्ट उठाना पड़ा आपको। ये तो मेरा कर्तव्य था। कितना भयंकर तूफान है, ऐसा तूफान तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। मेरे जीवन में भी आज से पहले ऐसा तूफान कभी नहीं आया था। कितने ही लोग ऐसे तूफान में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन तूफान कभी बिछड़े हुओं को मिला भी देता है। ये मुझे आज मालूम हुआ।
हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सोच क्या रही हो? कुछ नहीं, बस यही कि इस तूफान के साथ साथ क्या हमारा मिलन भी समाप्त हो जाएगा? ये तो सब भविष्य के ऊपर है। आपके ऊपर कुछ नहीं है, अगर तुम साथ दो तो। तब मुझे विश्वास है कि हमारा मिलन कभी समाप्त नहीं होगा। विजया, नाना जी, आपकी तबीयत कैसी है? विद्या बेटी, भैया अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना पिताजी को क्या जवाब देता। नाना जी का क्या हाल है? अब तो ठीक है। बहुत चिंता थी छत्रसाल बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं नाना जी? ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी? मैं ठीक बेटा, मैं ठीक हूँ। नाना जी अब हमें आज्ञा दीजिए। जैसे तुम्हारी अच्छा, भगवान तुम्हारी कामनाएं पूरी। कहां से तुम लोग? जवाब क्यों नहीं देते? पिताजी बोलता हूँ। पिताजी वो शिकार था तो छोटा मगर बड़ा ही तेज था। उसने भैया पे कई ऐसे ऐसे वार किए कि भैया का तो कलेजा ही निकल गया था। मगर ये कैसे हो सकता था? मैंने भी दो तीन हाथ ऐसे चलाए कि उसका काम ही तमाम हो गया। तुम्हारी लेकिन वो शिकार कहाँ है? जी शिकार जी वो वही है। क्या मतलब? जी मतलब यह है कि हम उसे घायल करके वहीं छोड़ाए हैं। किसी दिन जाएंगे और गाजे बाजे के साथ उसको ले आएंगे। मैं पूछता हूँ कि पूछते रहना, न जाने क्या क्या मुसीबत उठाकर आए हैं। इन्हें कुछ खाने पीने भी दोगे या नहीं? चलो बेटा। चलिए। माता जी मैं भी आऊं? हाँ। भूख तो मुझे भी लगी है। पिताजी आप भी कुछ। चुप, मूर्ख कहीं का। विजया, विजया, कितनी देर लगा दी? मैं समझी तुम नहीं आओगे। तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखें कतरा गई। तो क्या मेरी आंखों को चैन था? बातें न बनाओ, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। रूठ गई? पत्र मिलने के बाद अगर एक पल की भी देर करता तो मैं दोषी था। फिर भी कहो तो माफी मांग लो। नहीं, मैंने तुम पर अविश्वास किया, तुम मुझे माफ कर दो। विजया, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। मैं खुद तुमसे एक पल भी जुदा होना नहीं चाहता। तो देखो, यहाँ कुछ दिनों तक मदनोत्सव चलता रहेगा। इन दिनों में प्रेमी और प्रेमिका यहाँ रोज मिला करते हैं और उनका प्रेम अमर हो जाता है। विजया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ तुमसे रोज मिला करूंगा और हमारा प्रेम भी अमर हो जाएगा।
तो फिर आखिर आप हैं कौन? मैं कौन हूँ ये जानने के बजाय अगर ये पूछते कि तुम कौन हो तो ज्यादा बेहतर होता। मैं अपने बारे में आपसे ज्यादा जानता हूँ। अगर जानते होते तो इस समय इस युवती के प्रेम में नहीं। जानते हो तुम्हारे पिता को तुमसे क्या उम्मीदें थी? नहीं। जानते हो कि वो कैसे और क्यों शहीद हुए? नहीं। और जानते हो कि मरते वक्त वो तुम्हारे लिए क्या संदेश छोड़ गए थे? नहीं नहीं नहीं। लेकिन अगर आपको मालूम है तो फिर आप क्यों नहीं बताते? अफसोस ये बताने का हक सिर्फ तुम्हारे मामा को है, किसी और को नहीं। ठीक है, तो फिर मैं जाके उन्हीं से पूछता हूँ। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, क्या है? क्या है? क्या बात है? मामा जी बताइए, मेरे पिताजी क्यों शहीद? उनको मुझसे क्या उम्मीदें थी? वो मेरे लिए कौन सा कर्तव्य छोड़ गए? बताइए, बताइए ना मामा जी, आप चुप क्यों? आखिर बात क्या? बेटा, इसी पूर्णिमा को तुम्हारा जन्मदिन है, वो हो जाने दो, फिर बताऊंगा। बेकार है ऐसा जन्म और जन्मदिन। जिस जीवन का कोई मकसद ना हो, कोई मतलब ना हो, वो जीवन ही क्या? मामा जी, आज और अभी आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं छोटी था। अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुनो, आओ। तुम्हारे पिता का जीवन इतिहास की एक दर्दनाक कहानी है। वो बुंदेलखंड को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन एक दिन औरंगजेब की हुकूमत में एक ऊंचे मनसबदार बनकर जब वो अपना मार्ग भूल गए तो तुम्हारी माता सारंगा ने उन्हें अपने कर्तव्य की याद दिलाई। देखा? माँ, ये तो खाते ही नहीं। उन्हें भूख नहीं लगती क्या? लगती है बेटा, लेकिन ये पंछी अपने साथियों और भाइयों से बिछड़कर शायद तुम्हें कुछ ताज्जुब होगा कि हम अब तक चुप क्यों थे। सारंग, तुम्हें अपने सामने तो हमेशा हमने देखा, लेकिन आज तुम्हें अपने पश्चात देखने की इच्छा हमारे मन में हुई और हम चुपचाप यहां इस तरह चले आए। लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि इस तरह देखने पर हमें क्या महसूस हुआ। हमें अफसोस है सारंग कि इस तरह देखने पर भी तुम्हें कुछ अंतर नहीं दिखा। जैसी धीर और गंभीर तुम हमारे सामने रहती हो, वैसी हमारे बाद भी तुम्हारा स्वभाव भी आकर हमारे दास दासियां और सरदार सेवक सभी प्रसन्न हैं। लेकिन महबा छोड़ने के बाद हमने तुम्हारे मुख पर मुस्कुराहट कभी नहीं देखी। क्या इस बीच हमसे कोई अपराध हो गया है? स्वामी, आप मेरे देवता हैं, ईश्वर हैं, फिर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ भला? जहाँ आप खुश हैं, वहीं मैं भी खुश हूँ। नहीं सारन, ये जानते हुए भी हमारा मन आज तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं। तुम्हें यहाँ जरूर कोई दुख है और तुम्हें अपना वो दुख हमें बताना ही चाहिए। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी ये संजीदगी आज नहीं तो कल हमारी मुस्कुराहट भी हमसे छीन लेगी। अपराध क्षमा करें स्वामी। जब हम महबा में थे तो हमारा वहां पर वही मान था जो अवध में दशरथ और कौशल्या का। तुम्हारी भूल है सारन, हम गुलाम नहीं मनसबदार हैं और हमारी ये मनसबदारी किसी के मातहत नहीं। तो और क्या है स्वामी? ये इनाम है हमारी उस दिलेरी और बहादुरी का जो हमने औरंगजेब को तख्त दिलाते वक्त उसके सामने दिखाई। जय हो। क्या है?
है स्वामी? आलमगीर ने हमें बुलाया है, न जाने क्या बात है। मुलाहिजा, होशियार, अदब, मुलाहिजा, होशियार, अदब, मुलाहिजा, होशियार। अबुल मुजफ्फर, मोयुद्दीन, मोहम्मद औरंगजेब, आलमगीर, शहंशाह हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अदब, मुलाहिजा, होशियार, अदब, मुलाहिजा, होशियार। हिंदुस्तान की बारगाह में वीर चंपत राय हाजिर है। आलम पनाह की खिदमत में चंपत राय आदाब बजा रहा था। हमारी याद पर हाजिर होकर आपने सल्तनत मुगलिया के करीब अपने खुलूस का सबूत पेश किया है। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया कि आलम पनाह ने हमें अपना समझकर याद फरमाया। बेशक चंपत राय, आप तो बिल्कुल हमारे अपने हो चुके हैं, इसीलिए मां बदौलत ने आपको याद फरमाया है। और इस याद का मकसद यह है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने ओरछा के राजा जुझार सिंह पर हमला करने का फैसला कर लिया है। जुझार सिंह पर हमला? वजह आलम पनाह? चौरागढ़ के हृदय शाह ने हमारे हुजूर में फरियाद की है कि जुझार सिंह ने उसके वारिस को धोखे से कब्ज करके चौरागढ़ पर कब्जा कर दिया। फरियादी को इंसाफ दिलाने के लिए हम चाहते हैं कि आप ओरछा पर हमला करें और जुझार सिंह को गिरफ्तार करके हमारे हुजूर में पेश करें। हम गुस्ताखी माफ आलम पनाह, इसके लिए हम मजबूर हैं। मां बदौलत उस मजबूरी को जानना चाहते हैं। ओरछा के राजा हमारे खानदानी भाई होते हैं, एक ही खून हम दोनों की रगों में दौड़ रहा है। इस सूरत में एक भाई का दूसरे भाई पर तलवार उठाना कहां तक वाजिब होगा आलम पनाह? मगर ये मामला दो भाइयों के दरमियान नहीं, हुकूमत मुगलिया और एक बागी राजा के दरमियान है। और तुम्हें मालूम है कि आप और आपकी तलवार हुकूमत मुगलिया की खैरख्वाह है। लेकिन एक हद तक गुस्ताखी माफ आलम पनाह, हम अपने खून से गद्दारी करके सल्तनत मुगलिया का खैरख्वाह बनना पसंद नहीं करते। सवाल आपकी पसंद और नापसंदी का नहीं, सवाल मां बदौलत के फैसले का। आलम पनाह के फैसले की हम कदर करते हैं, लेकिन इस फैसले को अमल में लाने की जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए। जरा समझने की कोशिश कीजिए चंपत राय, ओरछा की ऊंची नीची घाटियों और दुश्वार गुजार रास्तों से सिर्फ आप वाकिफ हैं, वरना हम किसी और को भी इस मुहिम पर रवाना कर सकते। मां बदौलत आपको एक दिन का वक्त और देते हैं ताकि आप इस मसले पर बखूबी गौर करके फिर हमें अपना जवाब दें। कल दरबार में आपका फैसला जानने के लिए हम मुंतजिर रहेंगे। इकरार या इनकार? पंछी मर गए। मर गए? क्या दोनों ही? हाँ रानी जी, मैंने तो बहुत कोशिश की उन्हें खिलाने की। मैंने भी माँ, पर जरा भी नहीं खाते थे। क्या वो कुछ हमसे नाराज थे? हाँ बेटा। क्यों माँ? क्योंकि हम उन्हें आजादी से गुलामी में जो ले आए थे, लेकिन वो मरकर हमेशा के लिए आजाद हो गए। आजादी की जितनी कीमत ये पंछी समझते हैं, काश उतने ही अगर इंसान भी समझ लेता तो इस धरती पर स्वर्ग उतर आता।
है स्वामी, मेरी बात का बुरा मान गए। दासी अपने अपराध से क्षमा चाहती है। नहीं सारन, तुम्हारे उन विचारों के प्रति हमारे मन में कोई बुरे भाव नहीं, हम उनका आदर करते हैं। तो मैं जान सकती हूँ कि दरबार में क्या हुआ? वही जिसका तुम्हें विश्वास था और हमें डर। आलमगीर कहते हैं कि हम अपने भाई जुझार सिंह पर हमला करें और उन्हें कैद करके दरबार में हाजिर करें। फिर आपने क्या जवाब दिया? यही कि ऐसा काम हमसे हरगिज नहीं हो सकेगा। हमने साफ इनकार कर दिया, लेकिन आलमगीर ने हमें दोबारा गौर करने के लिए एक दिन का वक्त और दिया है। वजह सिर्फ यही है कि ये मामला हमारे और आलमगीर दोनों के लिए गंभीर मसला है और इस पर अच्छी तरह सोचने के लिए हमें यह वक्त दिया गया है। नहीं स्वामी, आलमगीर ने आपको सोचने का नहीं, कुछ देखने का वक्त दिया है, ताकि आप घर जाकर कुछ देख सके और सोच सके कि एक तरफ ये ऊंचे महल है, भोग है, विलास है, पद है, और दूसरी तरफ क्या है? एक तंग और मुश्किल जिंदगी जहाँ न रात है न रंग है। बस करो सारन, बस करो। आज तुमने हमारी आंखों पर से झूठी शान का पर्दा हटा दिया। चंपतराय, मां बदौलत आपका फैसला जानना चाहते हैं। इकरार है इनकार? इनकार आलीजा। इनकार? हमें अफसोस है कि आलीजा के हुक्म की तामील हमसे नहीं हो सकेगी। चंपतराय, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको करनी भी न चाहिए थी आलम पना। अपने ही हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना कहां तक बुद्धिमानी है? एक हाथ से दूसरे हाथ को काटना कहां तक संभव है? जख्मों से अगर हाथ गल जाए तो क्या उसे काट देना बेहतर नहीं? मगर काटने से पहले इसका इलाज लाजमी होता है। यदि आलम पना चाहें तो हम जुझार सिंह को आपकी बात समझाने और मनाने के लिए जा सकते हैं, हमला करने के लिए नहीं। हम उसे समझाना नहीं, इस जुर्म की सजा देना चाहते हैं और इसीलिए मां बदौलत ने ओरछा पर हमला करने का आखिरी फैसला किया है। यदि आलम पना अपने फैसले से मजबूर हैं तो हम भी अपने उसूलों से। तो आप अपनी बुजदिली को असूलों के लबादे में छिपाना चाहते हैं। आपकी बातों से साफ जाहिर है कि आप लड़ाई से जी चुरा रहे हैं। आलीजा, जिस दिन एक राजपूत लड़ाई से जी चुराने लगेगा उस दिन ये चांद और सितारे न रहेंगे। सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा। शहनशाह अपने अल्फाजों से उस राजपूत कौम की तौहीन कर रहे हैं जिसके कुर्बानी और बेमिसाल बहादुरी के अफसाने इस महल की दीवारों के एक एक पत्थर पर अभी तक नक्श है। सिर्फ पत्थरों पर ही नहीं चंपतराय, हमारे दिल पर भी नक्श है। और इसीलिए हमें अफसोस है आज आपकी बुज़दिली। हमें बुज़दिल कहकर आलम पना उस तलवार की तौहीन कर रहे हैं जिससे आपने हमें हमारी बहादुरी के इनाम में दी थी। मगर आज जब हम आपकी नजरों में बुज़दिल हो गए हैं तो हम अपने आप को इस तलवार और मनसबदारी के हकदार नहीं समझते। तो इसका मतलब ये कि आपको हमारी मातहती से इनकार है? हमें सख्त अफसोस है कि हमने अपने को मातहत समझने का अवसर आलम पना को दिया। जानते हो हमारी मातहती ठुकराने का अंजाम क्या हो सकता है? जानते हैं, और ये भी कि हम अमर नहीं हैं। तुम अपने इरादे पर अटल हो? बिल्कुल, चट्टान की तरह, जिसे न तो दहशत की लहर से स्थान से हिला सकती है न क्रोध का तूफान। चंपतराय, जानते हो तुमने हमारी अदूल हुक्मी करके मां बदौलत के जाओ जलाल की तौहीन की है। जानते हो मां बदौलत ने अपनी जिंदगी में इतना कड़वा घूट कभी नहीं किया। हम अपनी हतक चुपचाप बर्दाश्त करने के आदि कभी नहीं रहे। और चंपतराय को भी बड़े बड़े सत्ताधारियों के चरण चूमने का अभ्यास कभी नहीं रहा। खामोश! हम देख रहे हैं कि तुम्हारी गुस्ताखियां धीरे धीरे हमारी अदब को भी नजरअंदाज की जा रही। और हम देख रहे हैं कि आलम पना उस शख्स को खौफ में लाना चाहते हैं जिसने आपको कभी मदद दी थी, पनाह दी थी, जिसने चंबल के मैदान में आलम पनाह पर उठे हुए वारों को अपने सीने पर झेला था और जिसके दम से आपने यह तख्त की सल्तनत हासिल की है। एवज में आलम पनाह ने बुंदेलखंड को आजादी तो न दी मगर वो जख्म जरूर दे दिए हैं जो शायद इस जिंदगी में कभी न भर। आलीजा, ऐसे गुस्ताख इंसान को तो जिंदगी भर कैद में डालकर सड़ा देना चाहिए। आलम पना, चंपतराय की गुस्ताखियां बर्दाश्त के काबिल नहीं।
भरे दरबार में इस तरह पेश आने का किसी भी इंसान का यह पहला मौका है आलीजा। मुझे दोस्त सुनाकर न रख सके, लेकिन इसे दुश्मन बनाना भी हमें गवारा नहीं। मगर डर इस बात का है आलीजा कि चंपत राय कहीं जुझार सिंह से न मिल जाए। अगर ये दोनों मिल गए तो कोर्ट पर पता पानी मुश्किल हो जाएगी। तुम बजा फरमाते हो शाह कुली खान, तुम बजा फरमाते। अगर आलम पना हुक्म दें तो मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि वो एक और एक मिलकर 11 न हो जाएं। इजाजत है राजा कंचू की राय। सारंगा, आज हम आलमगीर को उनकी भूल समझ आए हैं, और ये भी कि शेर चाहे कितना ही बेवकूफ फालतू क्यों न हो जाए, फिर भी वो सवारी के काम नहीं आ सकता। अब तो बुंदेलखंड की आजादी ही हमारा मकसद है। हम अपने खून से रणचंडी का अभिषेक करेंगे। अब हमें ये पद, मान सम्मान, भोग विलास नहीं चाहिए। तो स्वामी, आलमगीर की मनसबदारी हम उन्हीं को सौंप आए हैं। अब महबा चलने की शीघ्र तैयारी करो। बुंदेलखंड की आन बान और शान को उज्जवल रखने वाले महाराज जुझार सिंह को सेवक कंचकी राय का प्रणाम। प्रणाम धांडेर के राजा। आप सेवक नहीं, हमारे भाई। आइए बैठिए। आप अपने से छोटे का भी आदर करते हैं, यही तो आपकी महानता है। वरना मेरा छोटा सा राय ढंढेर किस गिनती में आता है। कहिए दिल्ली से कब आए? सीधा ही चला आ रहा हूँ महाराज, आपको एक खास खबर देने। क्या कोई खास बात होगी? दिल्ली दरबार में हमारा कोई जिक्र आया था? केवल जिक्र ही नहीं महाराज, आपके नाम पर तो वहाँ एक तूफान उठ गया था। निर्देशा ने आलमगीर के हजूर में आपके खिलाफ दरखास्त पेश कर दी। मेरे खिलाफ? फिर क्या हो राजा साहब? फिर क्या, मैंने तो बहुत संभाला, बहुत ही संभाला महाराज, लेकिन ऐसा जान पड़ता है कि कलयुग आ गया। कलयुग? हाँ महाराज, जब भाई ही भाई की बुराई चाहने लग जाए तो फिर और क्या कहा जाए। हमें शीघ्र बताइए, किसने हमारी बुराई की? हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज, मैंने बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंपत राय ने इनाम पाने के लालच में आलमगीर को आपके खिलाफ भड़का दिया। उसने आप पर हमला करने के लिए बार बार जिद की। नतीजा ये हुआ कि आलमगीर उसके बहकावे में आ गया और उसने बकी खां को हुक्म दिया कि फौज लेकर चंपत राय के साथ आप पर हमला करने के लिए रवाना हो जाए। चंपत राय रवाना हो चुका है? रवाना ही नहीं महाराज, अब तो वो यहाँ पहुँच रहा होगा। यहाँ? किस लिए? दिखलाएगा भाईचारा और आ रहा है भेद लेने। महाराज की जय हो। बहुमत है आपके भाई चंपत राय जी पधारे हैं। भाई, आने दिया जाए। अच्छा महाराज, मैं जरा पर्दे के पीछे। क्यों? इसलिए महाराज कि अच्छाई हमेशा बुराई से डरती है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कहिए, कैसे कष्ट किया? हम ये बताने के लिए आए हैं कि दिल्ली दरबार में आपके खिलाफ काफी साजिश हो रही है और साहिब फौज हम पर हमला करने के लिए रवाना हो चुकी है, यही न? हम नहीं जानते थे कि आपको ये सब मालूम हो चुका है। राज करना कोई बच्चों का खेल नहीं चंपत राय जी। हमें तो ये भी मालूम हो चुका है कि किसने हमारे खिलाफ साजिश की, किसने आलमगीर को भड़काया। साजिश की? भड़काया? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। ये तुम्हारे समझने की चीज है भी नहीं राव जी। जिसको समझना था वो अच्छी तरह समझ चुका। हमें नहीं मालूम था कि दिल्ली का पानी इतनी जल्दी तुम पर अपना रंग दिखाएगा। क्या मतलब? मतलब दिल्ली दरबार में हमारे खिलाफ जो साजिश हुई उसमें तुम्हारा हाथ था। तुम्ही ने आलमगीर को हमारे खिलाफ भड़काया है। नहीं भाई साहब, हमने कोई साजिश नहीं की। शायद आपको मालूम नहीं कि आपके खातिर हमने अपनी मनसबदारी भी छोड़ दी। हमारे लिए? हमारे लिए ओरछा का राज हड़प करने के लिए? शांत भाई साहब। तुम चुप रहो पहाड़ सिंह। याद रखो चंपत राय, जुझार सिंह की तलवार तुम्हारे सारे सपनों को धूल में मिला देगी और वक्त आने पर तुम्हें भी दंड देगी। दंड देगी? लेकिन किस बात का? क्या इस बात का कि हमने आपके खातिर अपनी मनसबदारी क्यों छोड़ दी, या एक राजपूत अपने उसूलों पर क्यों चल रहा है? कि आप हमें इस बात का दंड देंगे कि हम आलमगीर की बढ़ती हुई फौज से आपको आगाह करने और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने यहाँ क्यों चले आए? हम कोई बालक नहीं कि तुम्हारी इन बातों में आ जाए। तुम्हारी मीठी और घुमावदार बातें
तुम पर लगे हुए देशद्रोही और विश्वासघाती का कलंक कभी नहीं धो सकती। काश तुम हमारे भाई न होते, काश हम दोनों की रगों में एक ही खानदान का खून न बह रहा होता, तो आज हम तुम्हें वो सबक देकर जाते जिससे इतिहास हमेशा याद रखता और आने वाली नस्लें जिसे दोहराकर कांप उठती। चंपक राय, तुम अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हो। इससे पहले कि हम अपनी मर्यादा को तोड़ दें, इससे पहले कि हमारी तलवार म्यान से बाहर आ जाए, इससे पहले कि हमारे सीने में सुलगते हुए शोले तुम्हें और तुम्हारे राज्य को जलाकर खाक कर दे, हम यहाँ से चले जाना चाहते हैं और इस जिद के साथ जा रहे हैं कि अब जीते जी हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। मुंह भी नहीं देखेगा। देखा महाराज, भेद खुल जाने पे कैसा बल खा रहा था। मैं तो अपना हाथ तलवार पे रखे हुए था कि ना जाने कब वो आप पर वार कर बैठे और मुझे झेलना पड़ जाए। बहार सिंह, सेना को तैयार होने का हुक्म दे दो। तुम किले की रक्षा करो, हम किले के बाहर जाकर दुश्मन से मुकाबला करेंगे। जो आज्ञा महाराज। जी के मारे जाने के बाद जीत की उम्मीद कम नजर आती है। किले का पुराना दरवाजा कब तक हमारी रक्षा करेगा? और महामंत्री जी, किले में ज्यादा अन्न सामग्री भी नहीं। निराश न हो महाराज, जुझार सिंह जी की मृत्यु के बाद आप ही हमारे महाराज हैं। आपके जरा से इशारे पर हम सब अपनी जान निछावर कर देंगे। महाराज की जय हो। कहो रतन सिंह, सागर के महाराज ने क्या जवाब दिया? महाराज, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हमें एक पत्र चंपत राय जी को भी भिजवा देना चाहिए। लेकिन स्वर्गीय महाराज जुझार सिंह ने तो उनका अपमान कर दिया था। तो क्या हुआ? चंपत राय जी वीर है, देशभक्त है। उनकी देशभक्ति मान अपमान की सीमाओं से परे है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी सहायता को अवश्य आएगी। महामंत्री जी, उन्हें इसी समय पत्र लिखवा दिया जाए। ओरछे को शाही फौज ने हमला कर दिया। महाराज जुझार सिंह मारे गए और किले का दरवाजा बंद कर दिया गया। हमारी रक्षा के लिए आपकी सहायता बहुत जरूरी है, शीघ्रता करना। नहीं तो आखिर जुझार सिंह मारे गए, लेकिन हम ओरछा को दुश्मनों के हाथों में नहीं जाने देंगे। सरदार बहादुर सिंह को फौरन यहां आने के लिए कह दो। जो आज्ञा। क्या बात है? किसका पत्र आया है? ओरछे का। हम वहां जा रहे हैं। शाही फौज ने ओरछे पर हमला कर दिया है। तो उन्हें मर क्यों नहीं जाने देते? आप अपने अपमान की बात भूल गए? आपके अपमान करने का ही उन्हें यह दंड मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपना मान और अपमान देखें या अपनी मातृभूमि का। सारन, हमें पहाड़ सिंह ने नहीं, हमारे देश और उसकी मिट्टी ने बुलाया है। हम पहाड़ सिंह की सहायता को नहीं, अपने देश की रक्षा को जा रहे हैं। लेकिन स्वामी, ओरछा की रक्षा की चिंता उसके राजा या सेनापति को होगी, आपको क्यों? आप भूलती हैं रानी जी, किसी भी देश की रक्षा की जिम्मेदारी जितनी राजा पर होती है उतनी ही प्रजा पर, और उससे भी कहीं ज्यादा बहादुरों और देशभक्तों पर। अगर हमें अपने देशभक्त होने का गर्व है तो हम किस तरह चुपचाप अपने देश पर हमला होते हुए बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन स्वामी, अपनी इज्जत? नहीं, इतिहास से हमें हमेशा सबक लेना चाहिए, और इतिहास हमें बताता है कि देश के बार बार गुलाम होने में इन्हीं आपसी झगड़ों और मान अपमानों का हाथ रहा है। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। महाराज हुकुम। बहादुर सिंह, सेना जितनी जल्द हो सके तैयार करके फौरन ओरछा की तरफ रवाना कर दो। एक पल की देर भी हमारे भाइयों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हम भी तैयार होकर अभी आते हैं। जो आज्ञा महाराज।
चंपत राय ने हमारे कई किले फतेह कर लिए, यहाँ तक कि हमारा सबसे मजबूत देवगढ़ का किला भी उसके कब्जे में आ गया। क्या चंपत राय की ये वजह? आलमपना, आपकी खिदमत में सूबेदार अब्दुल्ले खान ने अर्ज की है कि चंपत राय की फौज सैलाब की तरह आगे बढ़ती जा रही है। गुजारिश है कि अगर फौरन कोई कार्रवाई न की गई तो तमाम बुंदेलखंड हाथ से निकल जाएगा। आलिजा, चंपत राय का हौसला और उसकी गुस्ताखियां हद से बाहर हो गई। ये जुनून है उसका और कुछ नहीं। वो नहीं जानता कि उसका ये जुनून उसे मौत की तरफ ले जा रहा है। गुस्ताखी माफ हो आलिजा। शहर के पौधे को अगर वक्त पर ही कुचल दिया जाता तो आज वो पेड़ नहीं बनता। पेड़ तो क्या, अगर वो पहाड़ भी बन जाए तो उसे उखाड़ कर फेंक देने की ताकत हमारे बाजू में है। गुस्ताखी माफ आलिजा। चंपत राय का हौसला बढ़ने की वजह यह है कि उसको पहाड़ सिंह से हर तरह की मदद मिलती जा रही है। पहाड़ सिंह से? मीर मुंशी, आलमपना, पहाड़ सिंह को हमारा हुक्म रवाना कर दिया जाए कि अगर उसने चंपत राय की जरा भी मदद की तो उसकी रियासत में नाबूद कर दी जाएगी। बहुत खूब आलमपना। शाह अली खान, हुक्म आलिजा, चंपत राय पर हमले की तैयारी की जाए। हमें दुख है कि हमने महारानी के श्रृंगार में विघ्न डाला। एक न एक दिन तो श्रृंगार में विघ्न पड़ने ही वाला है। वो कैसे? चंपत राय ने किले पे किले फतेह तो कर ली, लेकिन आलमगीर का गुस्सा जब आग बनकर उसे जलाएगा तो उसकी लपेट में हम भी जरूर आ जाएं। सोचती हूँ कुछ दिन और है, कुछ तो इच्छा पूरी कर लूं। लेकिन महारानी, यही क्या जा सकता है? बुंदेलखंड की आजादी के लिए ऐसी कुर्बानियां तो हमें करनी ही पड़ेंगी। लेकिन उन कुर्बानियों को जानेगा कौन? फायदा क्या होगा? राज्य जाएगा तो हमारा, और अगर बुंदेलखंड आजाद हो गया तो नाम होगा चंपत राय का। जान पर भी तो वही खेला है। और फिर हम उन्हें ऐसी मदद ही क्या कर रहे हैं? थोड़े से सैनिक और धन देने में हमारे राज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर इतनी ही मदद आप आलमगीर की करते तो जरूर फर्क पड़ जाता। हमारा मतलब क्या है? यही, आप चंपत राय को मदद देनी बिल्कुल बंद कर दी, और ऐसा करके मैं उस भाई की पीठ में खंजर मार दूं जो दुश्मनों का सीना रोनते हुए बुंदेलखंड की आजादी के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। नहीं, ऐसा हम हरगिज नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे सीने में खंजर मार दी। मुझसे तो ओरछे की बर्बादी नहीं देखी जाएगी। हमें क्या जरूरत है आजादी की, जो हमें इतना बड़ा दांव लगाए? जिनको जरूरत होगी वो मरेंगे आजादी पर। महारानी, महाराज की जय हो। दिल्ली दरबार से दूत आपके नाम ये शाही फरमान लाया है। तुम जा सकते हो। हमें ये जानकर अफसोस हुआ कि आप सल्तनों के खिलाफ बगावत करने वाले को फौजी इमदाद दे रहे हैं। इसलिए आपको आगाह किया जाता है कि आप फौरन एक इकरारनामा भिजवा दीजिएगा कि अब आप किसी किस्म की फौजी इमदाद या इस तरह की दूसरी मदद नहीं देंगे। अगर आपने इकरारनामा नहीं भिजवाया तो आपकी रियासत को बागी करार दिया जाएगा। बाहुकुम आलमगीर। किस नतीजे पे पहुंचे महाराज? मेरी मानो तो जल्दी ही इकरारनामा भिजवाकर ओरछे को बादशाह के खौफ से बचा ली। महाराज, गजब हो गया महाराज, पहाड़ सिंह आलमगीर से मिल गए। पहाड़ सिंह आलमगीर से मिल गया? हाँ महाराज, और उन्होंने इकरारनामे पर दस्तखत भी कर दी। तो बक्की खां एक बहुत बड़ी फौज लेकर हम पर हमला करने के लिए आने वाला है। तो आने दो, इस बार हम भी उसे ऐसी करारी शिकस्त देंगे तो उसे अपने माथे पर लगे हुए कलम का टीका धोने के लिए कहीं पानी भी नसीब नहीं होगा। महाराज, हमारे पास कुल 10,000 जवान है और बक्की खां के पास 50,000 है। ऐसी सूरत में मेरा तो विचार है कि आलमगीर के पास हमें भी सुलहनामा भेज देना। खबरदार, आइंदा ऐसी बात जबान पर लाए तो तुम्हारा सिर उड़ा दिया जाएगा।
शाही फौज के घोड़ों की चाप और तलवारों की चमक से अगर तुम्हारा दिल कांपता है तो हमारे साथ रहने का ख्याल छोड़कर घर जाओ और चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। सेवक का अपराध क्षमा करें महाराज। जाओ, तैयारी शुरू कर दो। जो आगे हम अपनी जान पर खेल जाएंगे, लेकिन दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। पिताजी, अकेले जा रहे हैं? हाँ बेटा, मगर तलवारों से हम युद्ध में जा रहे हैं। तो क्या तलवारों के खेल को युद्ध कहते हैं पिताजी? हाँ, तब तो मैं भी युद्ध में चलूंगा। जरूर चलना बेटे। मेरे पास भी तलवार है। बेटा, थोड़ा सब्र करो, तुम बालक हो, अभी तुम्हारे हाथों में वो ताकत आने में देर है जो दुश्मन से टक्कर ले सके। मैं अभी भी दुश्मन से टक्कर ले सकता हूँ। देखो, मैं दुश्मन को इस तरह काट डालूंगा। जरूर ले चलेंगे बेटा। जाओ, जाकर तैयार होके आ जाओ। प्रतिहार, विक्रम सिंह को बुला दो। सारंदा, आगे भविष्य में न जाने क्या हो और क्या नहीं। हमने आग से खेलना तो शुरू कर दिया और उसके अंजाम से भी हम नहीं डरते। हो सकता है कि इस आग में दुश्मन की बजाय हम ही झुलस जाएं। इसलिए हम नहीं चाहते कि छत्रसाल को इतने बड़े खतरे के बीच हमारे साथ रखा जाए। हम उसे तुम्हारे भाई अनिरुद्ध के पास भेज देते हैं। बेटा, तुम युद्ध में नहीं, अपने मामा जी के यहाँ जा रहे हो। मगर क्यों? इसलिए कि तुम इस घर के ही दीपक नहीं, पूरे बुंदेलखंड के दीपक हो। और इस दीपक की ज्योति को हम उस वक्त तक तूफानों से बचाना चाहते हैं जब तक ये छोटी सी लौ एक आग न बन जाए। नहीं माँ। पिताजी, मैं युद्ध में जाऊंगा। जरूर जाना बेटे। बुंदेलखंड की आजादी का ये युद्ध, ये संग्राम मुमकिन है बरसों तक चले, और ये भी मुमकिन है कि इस संग्राम में हम काम आ जाएं। तब तुम हमारा यह अधूरा काम पूरा करना, और जब तक बुंदेलखंड आजाद न हो जाए ये जंग जारी रखना। जरूर रखूंगा पिताजी। शाबाश। महाराज, विक्रम सिंह, छत्रसाल को राजा अनिरुद्ध के पास पहुंचा दो। मेरे लाल, यही मौका है, आगे बढ़ो। देवी विंध्यावासिनी, बुंदेलखंड का भविष्य अंधकार में है। अब तुम्हारी ज्योति उस अंधकार को दूर कर सकती है। देवी, जय विंध्यवासिनी। क्षमा करें महाराज, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। जय विंध्यवासिनी, जय विंध्यवासिनी। लेकिन चंपत राय की लाश का कहीं पता नहीं चला। और सारंदा, वो भी लापता है। मालूम होता है कि दुश्मन मात खाकर भी हमें मात दे गया है।
लेकिन वो दूर नहीं गए होंगे। मैं उनका पीछा करता हूं। क्यों लाया गया? स्वामी, आप बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। तो क्या हुआ? यदि हम युद्ध भूमि में लड़ नहीं सकते थे, मर तो सकते थे। सारन, तुमने हमें यहाँ लाकर बहुत बड़ी भूल। क्षमा करें स्वामी, अज्ञानवश मुझसे ये भूल हो गई। लेकिन तुम्हारी ये भूल हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक बन जाएगी। महारानी जी, महारानी जी, दुश्मन यहाँ भी आ रहा है। आप चिंता ना करें रानी जी, हम जाकर उनका मुकाबला करेंगे। चलो। स्वामी, किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले। नहीं सारन, हम कायरों की तरह भागते हुए मरना नहीं चाहते। ये निर्जीव वन हमारी रक्षा नहीं कर सकते। आप तब तक सुरक्षित हैं स्वामी, जब तक मैं जीवित हूँ। मेरा शरीर ही आपका किला है। इस किले के रहते हुए दुश्मन आप तक कभी नहीं पहुंच सकता। स्वामी, हम इस हालत में भी दुश्मन का मुकाबला करेंगे। अब आप में इतनी शक्ति नहीं रहेगी। अफसोस तो इसी बात का है सारन कि अब ये शरीर भी हमारा साथ नहीं दे रहा। ये जीवन, ये संग्राम सब समाप्त सा दिखाई दे रहा है। स्वामी, ऐसा न कहिए। दिख रहा है वही हम कह रहे हैं। सारन, बुंदेलखंड की आजादी का जो सपना हम, अब वो हमसे कभी पूरा नहीं हो सकेगा। वो भी कैसे सकता है स्वामी? चारों तरफ निराशा ही निराशा है। आशा की कोई भी किरण नजर नहीं आती। नहीं सारन, अभी एक किरण बाकी है, हमारा पुत्र छत्रसाल। हमें यकीन है कि छत्रसाल हमारे अधूरे सपने को पूरा करेगा और वो एक दिन बुंदेलखंड को आजाद कराकर हमारी आत्मा को जरूर शांति पहुंचाएगा। दुश्मन करीब आ रहा है स्वामी। हमारा जीते जी दुश्मन के हाथों में आना ठीक नहीं सारन। आप मेरी चिंता न कीजिए स्वामी, मैं अपना धर्म निभाना जानती हूँ। सारन, एक बात मानोगी? आज्ञा कीजिए। वचन दो। देती हूँ। तो पहले ये कटार हमारे सीने में। स्वामी, नहीं 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 स्वामी, नहीं, इतनी कठोर परीक्षा न लीजिए। जिस हृदय ने मुझे हमेशा चाहा, प्यार किया, उस हृदय में मैं अपनी कटार कैसे उतार दूं? कैसे उतार दूं? कैसे उतार दूं? सारन, विचार करने का समय अब नहीं है सारन। जल्दी करो सारन, जल्दी करो। सारन, सारन, जल्दी करो सारन। याद करो सारन, तुमने हमें वचन दिया है। सारन, ये तुमने क्या किया सारन? ये तुमने क्या किया सारन? सारन, अपना कर्तव्य पूरा करो सारन, अपना कर्तव्य पूरा करो। जल्दी करो सारन, अपना कर्तव्य पूरा करो सारन। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। महाशक्ति ने मातृभूमि को सौंप दिया सारा अनुराग, अमर कर दिया अपने हाथों अपना अमर सुहाग। और तुम्हारे पिता
अपने सीने में एक आग, एक उम्मीद इस दुनिया से चलेगा। बस कीजिएगा मामा जी, बस कीजिए। अगर आपने मुझे ये बात पहले बता दी होती तो आज तक या तो बुंदेलखंड आजाद हो गया होता या मैं एक बोझ बनकर इस धरती पर जिंदा न होता। ऐसा न कहो बेटा, इतनी बड़ी सल्तनत का मुकाबला करने से पहले मैं तुम्हें हर तरह से योग्य बनाना चाहता था ताकि तुम्हारी कभी हार न हो। हार और जीत तो खिलाड़ी देखा करते हैं, बहादुर नहीं। अपने मकसद को पाना या मिट जाना, बुंदेलों ने तो बस यही सीखा है। आज्ञा दीजिए मामा जी, ताकि मैं युद्ध की तैयारी शुरू कर दूं। तुम ओर से चले जाओ, महाराजा पहाड़ सिंह तुम्हारी इस काम में मदद करेंगे। उन्होंने तुम्हें बुलाने के लिए मेरे पास पत्र भेजा है। मैं वहां नहीं जाऊंगा। जिस राजा ने मेरे पिता के साथ विश्वासघात किया हो, उससे मैं मदद मांगू। अब वहां के हालात काफी बदल चुके हैं। राजा पहाड़ सिंह खुद आलमगीर के बढ़ते हुए अन्याय के खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं। ऐसे मौके पर उन्हें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। ठीक है, तब मैं वहीं से क्रांति शुरू करूं। पिताजी, बुंदेलखंड की आजादी का वो संग्राम, वो युद्ध फिर शुरू होगा। रणभेड़ियां फिर बजेंगी, एक बार बुंदेलों की तलवारें फिर चमकेंगी, इस धरती पर खून की होलियां खेली जाएंगी। सुनो भाई। प्रणाम महाराज। आगरा यहाँ से कितनी दूर है? आगरा यही कोई 20-22 कोस दूर होगा महाराज। किंतु महाराज, इतनी रात को अकेले जाना उचित नहीं, रास्ते में भयानक जंगल है। भयानक? भय तो केवल शरीर को है। मेरा कहा माने महाराज, तो आज की रात आप यहीं विश्राम कीजिए। देखिए सामने भवानी माता का मंदिर है। भवानी माता का मंदिर? हाँ महाराज। जय रघुवीर समर्थ। जगत जननी माता भवानी, मेरा शिवाजी अभी तक नहीं लौटा। आज पूर्णिमा के बदले पंचमी हो गई। कहीं दुश्मनों ने शिवाजी का जीवन केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। मेरे शिवाजी की रक्षा करना मां। जय भवानी। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। शिवाजी, तुम आ गए। तुम्हारे आने में देर हो गई तो मैं डर गया कि कहीं दुश्मन ने, जिस पर मां भवानी और गुरुदेव की कृपा हो। गुरुदेव, अभी हमें एक वीर पुरुष से मिलना है। शिवाजी महाराज की जय हो। गुरुदेव, ये है अमरवीर चंपत राय के पुत्र छत्रसाल, और ये है हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदास जी। माता भवानी की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। लेकिन महाराज, मेरे यहाँ आने की खबर आपको कैसे मिली? हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हमसे पहले हमारे गुप्तचर वहां पहुंच जाते हैं। और हमें यह भी मालूम हुआ है कि तुम बुंदेलखंड में क्रांति पैदा करना चाहते हो। हाँ महाराज, मुझे राह दिखाइए। बुंदेलखंड की आजादी की आग मेरे सीने में भड़क उठी है। यही आग तुम्हें राह दिखाएगी। ये अंगूठी तुम रख लो, इसके जरिए तुम हमें आसानी। धन्यवाद महाराज। सावा धूम दंड पर, सीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज है तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है, शेर शिवराज है। आइए कवि भूषण, आप हैं छत्रसाल। छत्रसाल की तरफ से कवि भूषण को प्रणाम। मेरा भी प्रणाम। ये जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आप अपने पिता की राह पर चलना चाहते हैं। कवि भूषण को भी आप अपने साथ समझिए। दीगर रियासतों की जानिब से सराहत की रकम बंटवाती अदा की जा रही है, मगर अभी तक ओरछा रियासत से सराहत के मुतालिक लापरवाही बरती गई है। हुकूमत को ये नाफरमानी नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा आपको आगाह किया जाता है कि बकाया सराहत की रकम अगर 15 दिन के अंदर शाही खजाने में दाखिल न की गई तो हुकूमत सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगी। बहुकुम शहंशाह हिंदुस्तान आलमगीर।
कर कैसे बाकी रह गया महाराज? क्या करें, एक कर देते हैं तो दूसरा कर लग जाता है। दूसरे राज भी तो दे ही रहे हैं, और फिर भला कहाँ आपको अपने खजाने से देना? प्रजा से इस हाथ से वसूल कीजिए और इस हाथ से दे दीजिए। लेकिन कंचुकी राय जी, प्रजा में पहले ही बहुत कर लगे हुए हैं। महाराज, अमीना के लिए क्षमा करें। अब अगर और कर बढ़ाए गए तो शायद विद्रोह न हो जाए। समझते नहीं हो? अरे प्रजा को तो डंडे के जोर से समझाया जा सकता है, मगर आलमगीर को कैसे समझाओगे? अपनी बहादुरी और तलवार के जोर से। मैं ये जानना चाहता हूं महाराज कि आलमगीर किस बात का कर मांगते हैं। ये देश, ये धरती जिसे हमारे बाप दादाओं ने अपने खून से सींचा है और जिसकी हिफाजत के लिए हमने अपने सीनों को भाले की नोकों पर टेक दिया है, उस पर किसी और का हक कभी नहीं हो सकता। क्यों जी, आप कौन बुद्धिमान पुरुष हैं? ऐसे वीरतापूर्ण विचार देशभक्त चंपत राय के पुत्र छत्रसाल के सिवा और कौन प्रकट कर सकता है? छत्रसाल, जैसा हमने तुम्हारे बारे में सुना था वैसा ही तुम्हें पाया। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। महाराज, आलमगीर को क्या जवाब देने का विचार है आपका? कर देना गुलामी है महाराज। हम अपनी जान और अपना लहू दे देंगे, लेकिन प्रजा के खून और पसीने से कमाए हुए धन को दुश्मनों के हाथों में सौंपकर अपनी गुलामी की जंजीरों को और मजबूत नहीं होने देंगे। बताइए, बताइए आप लोगों को क्या चाहिए? अपने देश की आजादी या गुलामी? आजादी। तो फिर तोड़ दो उन बंधनों को जो हमें गुलामी में जकड़े हुए हैं, और चीर दो कायरता के उस पर्दे को जो हमारी वीरता को ढाके हुए है। शाबाश छत्रसाल, तुम्हारे आने से हमारे दरबार में एक नया जीवन आ गया। तुमने हमारे वीरों की सोई हुई शक्ति को फिर से जगा दिया। महामंत्री जी, आलमगीर को आज ही इंकारी का पत्र लिखवा दिया जाए। और इस पत्र को शहंशाह आलमगीर के पास ले जाने की मैं इजाजत चाहता हूं महाराज। इजाजत है? लेकिन तुम क्यों? मैं देखना चाहता हूं महाराज, वो हस्ती कैसी है जिससे हमें टकराना है। वो इंसान कैसा है जिसके नाम से बड़े बड़े राजा और महाराजा कहां फुटते हैं। नमस्कार महारानी। नमस्कार, पधारिए। क्या बात, आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही? बस यही सोच रही हूँ कि न जाने अब आगे क्या होगा। दिल्ली दरबार में जहाँ खत पहुँचा नहीं कि शाही फौज सारे ओरछे को घेर। वो तो ठीक है महारानी जी, लेकिन अब किया भी क्या जाए। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष। महाराज ने खुद ही छत्रसाल को इतना मुंह लगाया है, वरना उसकी क्या मजाल थी। अगर आप चाहें तो अब भी कोई रास्ता निकाल सकते हैं। अभी तो मैं बागड़ जाने के लिए आपसे आज्ञा लेने के लिए आया था। वहां मेरी बेटी विजया के नाना का स्वर्गवास हो गया है। मुझे अगर आप देरी होकर जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप आलमगीर को थोड़े दिन शांत रहने के लिए समझाइएगा। मैं यहाँ सब ठीक करके जल्दी उन्हें कर भिजवा देती। बहुत अच्छा महारानी जी, बहुत अच्छा। नमस्कार। आलमपना, ओरछा से एक सफीर आया है और आपके हुजूर में बारियाबी की इजाजत चाहता है। ओरछा का सफीर हाजिर किया जाए। मीर मुंशी, आलमपना, ओरछे से सफीर की आमद। शायद खराज की रकम लाया हो आलमपना। शहंशाह का एहसान पलट दो।
पना की खिदमत में ओरछे का सफीर आदाब बजाना था। सफीर ओरछा, माँ बदौलत तुम्हारी हाजिरी का मकसद जानना चाहते हैं। महाराजा पहाड़ सिंह के पास आलम पना के भेजे हुए फरमान का जवाब लेकर हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ जवाब? हाँ आलम पना, सिर्फ जवाब। हम उस जवाब को सुनना चाहते हैं सफीर। पढ़ो। शहंशाह हिंदुस्तान अबुल मुजफ्फर मोहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर की खिदमत में अर्ज है कि हम अपनी दोस्ती निभाने के लिए अब तक जो खिराज देते आए हैं, जबान काट ली जाती है, यही ना आलम पना। लेकिन ये जबान मेरी नहीं, महाराजा पहाड़ सिंह की है। उन्होंने अपनी जबान और अपना पूरा अधिकार देकर मुझे यहां भेजा है। तो सफीर, तुम में तुम नहीं, पहाड़ सिंह बोल रहा है। हाँ आलम पना, मुझ में पहाड़ सिंह बोल रहे हैं, ओरछा का अभिमान बोल रहा है, बुंदेलखंड की आन बोल रही है, और दुखी चंपत राय की आत्मा बोल रही है। अगर मनसबदारी छोड़ना उनकी गलती थी, तो ऐसी गलती पर मैं अपनी हजारों जिंदगियां कुर्बान कर सकता हूं आलम पना। जवानी के वलवलों ने तुमसे सोचने की ताकत छीन ली है छत्रसाल। सोचो, समझो, जवानी नादान हुआ करती है। जवानी बलवान भी होती है आलम पना। मैं यहाँ किसी ओहदे के लिए नहीं, बल्कि महाराजा पहाड़ सिंह का फैसला लेकर आया। और पहाड़ सिंह को हमारा फैसला मैदान जंग में हमारी तलवार सुनाई, तो फिर हम भी आपका स्वागत करने के लिए मैदान जंग में आपसे पहले खड़े रहें। आलम पना, इस गुस्ताख का सर काट कर पहाड़ सिंह के पास जवाब में भेजा जाए। शाह अली खान, ये न भूलो कि सफीर की हिफाजत हर हुकूमत का फल होता है। हम एक सफीर का सर कलम करके हुकूमत मुगलिया के नाम पर छब्बा लगाना नहीं चाहते। हमारा फैसला अटल है। हम ओरछा से खराज वसूल करके रहेंगे। ओरछा आजाद नहीं है। आलम पना, अगर आपका फैसला अटल है तो हमारा भी फैसला अटल है। ओरछा हमेशा आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। आज से हम अपनी सारी सेना की बागडोर तुम्हारे हाथ में देते हैं। और महारानी आप? मेरा आज व्रत है। महाराज, पूजा के लिए मंदिर जाने की आज्ञा चाहते हैं। जाओ महारानी, थोड़ी प्रार्थना छत्रसाल के लिए भी करना। जी। भगवान बुंदेलखंड के इस दीपक को लंबी आयु दे। जी। छत्रसाल, महाराज, राजपूत प्यार जताने के लिए आपस में पगड़ियां बदलते हैं। आओ, आज हम अपना थाल बदलें। जो आ गया महाराज। लो। शायद जहरीला भोजन कर दिया है। जहरीला? बेतराजी ने होश में लाई। होश में तो आ जाएंगे, लेकिन बचना मुश्किल है। क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। मैंने अपने ही हाथों अपना घर जला डाला, अपना घर जला डाला। जीवन भर चैन से पीने नहीं दिया, अब चैन से मरने भी नहीं दूंगी।
महाराज की जय हो। वीर चंपत राय के पुत्र छत्रसाल जी आपसे मिलने के लिए आए। छत्रसाल? हम उनसे इस वक्त नहीं मिल सकते, कल सुबह मिलेंगे। देखो उन्हें कोई कष्ट न होने पाए, उनके ठहरने का उचित प्रबंध किया जाए। जाओ जाओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई छत्रसाल। बल्दीवान। अरे जंग तो कितना मोटा हो गया है। कहो सब कुशल मंगल तो है। कैसे मुझ बदनसीब को दर्शन दिए? जयपुर जा रहे थे हम, तुम्हारा घर रास्ता रोके खड़ा था। तो भैया कुछ दिन यहाँ ठहर कर जाइएगा। कुछ दिन तो क्या, कुछ पल भी ठहरना या आराम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। क्यों? जयपुर में ऐसा क्या काम है? वहां के राजा जयसिंह से बुंदेलखंड की आजादी पर कुछ राय लेने। बुंदेलखंड की आजादी? भाई कभी ये बात ठीक लगती थी, लेकिन आज तो ये एक मजाक की चीज है। तुम हंस रहे हो बल्दीवान, लेकिन एक दिन मैं ये काम कर दिखाऊंगा। तुम नहीं जानते छत्रसाल कि आज घर घर में हुकूमत के जासूस और खैर ख्वाह अपने पंजे तेज किए बैठे हैं। एक भाई उठकर अगर आजादी का नारा बुलंद करता है तो दूसरा भाई उसके पीठ में खंजर घोंपकर दिल्ली की तरफ इनाम पाने के लिए दौड़ता है। तो तुम्हारा यह ख्याल है कि बुंदेलखंड कभी आजाद नहीं होगा? होगा, लेकिन इस वक्त तो उसे आजाद कराना बहुत ही मुश्किल है। नर्तकियों के पायल की झनकार ने जिनके कान पहरे कर दिए और ऐशो आराम ने जिनका खून ठंडा कर दिया, उन्हें तो हर काम ही मुश्किल नजर आता है। बल्दीवान, आजादी महल में छुप कर बैठे रहने से नहीं मिलती, उसके लिए तो अपना सुख चैन छोड़कर हमें बाहर आना होगा। इससे क्या फायदा होगा? इतनी बड़ी सल्तनत से टकराकर हम कामयाब हो जाएंगे, इसमें मुझे शक है। मेरी राय में तो तुम्हें भी एक ख्याल छोड़ देना चाहिए। बल्दीवान, छत्रसाल की जान छूट सकती है, लेकिन उसके दिल से बुंदेलखंड की आजादी का ख्याल कभी नहीं छूट सकता। देश की लाज बचाने में जो वीर पुरुष मिट जाता है, सदा उसी की पूजा होती, वही अमरता पाता है। भय के बंधन में जीना तो जीते जी मर जाना है, निर्भय बन जो जीता है, हाँ वीर वही मर्दाना है। कवि भूषण जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। आप समय पर आ गए कविवर। आपकी इस कविता का असर तो पत्थर पर भी हो सकता है। बेशक हो सकता है। कवि भूषण जी, मैं भय के सागर में पत्थर की तरह डूब गया था। आपकी कविता ने मुझे साहस की ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। भैया छत्रसाल, मैं बहुत लज्जित हूँ। कोई बात नहीं बल्दीवान, आज से हमारी ताकत दुगनी हो गई। लगता है अब आजादी का समय आन पहुंचा।
मैं बुंदेलखंड के राजाओं के पास जाता हूँ और आप जनता के पास जाइए। कविवर, अपनी वाणी की रणभैरी में ऐसी आग भरकर फूंकिए कि बुंदेलखंड का बच्चा बच्चा दुश्मन के मुकाबले में खड़ा हो जाए। ऐसा ही होगा महाराज। जय विंध्यवासिनी, जय विंध्यवासिनी। अब और न तड़पाओ। अब मेरे घर में मेरे दुश्मन की पूजा भी करना शुरू कर दी। लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सागर के राजकुमार दलपत राय से मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। जीवन में किसी से एक ही बार रिश्ता जोड़ा जाता है। अब छत्रसाल को छोड़कर कोई भी मेरा जीवन साथी नहीं बन सकता। छत्रसाल मैं पूछता हूँ कितने दिन की जिंदगी है उसकी? वो हुकूमत का बागी है और किसी भी दिन हुकूमत की तलवार उसका काम तमाम कर देगी। तो आपको जीवन पर जलाने के बजाय मैं खुद ही अपने स्वामी की चिता पर बैठकर जल मरूंगी। लेकिन बेटी, मैं तुम्हारा मरना नहीं देख सकता। सच तो ये है, आप मेरा जिला नहीं देख सकते। शाही हुकूमत के खैरखा होने के नाते अपनी बेटी का हाथ हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले के हाथ में कैसे दे सकते हैं आप? आलमगीर नाराज हो जाएंगे। आपको अपनी झूठी इज्जत का ख्याल है, अपनी बेटी की जिंदगी का नहीं। विजय, तुम्हें उस बागी ने बगावत करना भी सिखा दिया है, लेकिन याद रखो, होगा वही जो मैं चाहूंगा। तुमने आज तक मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। पिताजी, पिताजी! मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं
नहीं तो मेरा हाथ किसी और के हाथ में। नहीं, छत्रसाल को ढूंढ कर आऊंगी। आजादी के इस समय दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो जिस पर तुम्हारे पिता चले परंतु नाकामयाब रहे, और दूसरा रास्ता ये कि तुम हमारे सेनापति बनकर आलमगीर को अपनी बहादुरी से खुश कर दो, और जब आलमगीर तुमसे खुश होकर तुम्हें इनाम देने के लिए कहें तो तुम बुंदेलखंड की आजादी मांग लेना। क्षमा कीजिए महाराज, भीख मांगने से कभी आजादी नहीं मिला करती, उसे तो सिर्फ तलवार के जोर से हासिल करना पड़ता है। लेकिन तुम चंपत राय के रास्ते पर चलो, ये बात हमें नहीं जचती। और आपकी सेना में भर्ती होकर आलमगीर के लिए लड़ूं, ये बात मेरे गले से नहीं उतरती महाराज। अपनी ही तलवार से अपने देशवासियों का खून बहाऊं और अपने ही हाथों से अपनी माताओं का सुहाग उजाड़ूं? नहीं महाराज, ऐसा करने से अगर कोई मुझे बुंदेलखंड की आजादी तो क्या स्वर्ग भी देता हो तो मुझे मंजूर नहीं। हमें दुख है कि हम आलमगीर के विरुद्ध नहीं जा सकते और उनको दिए हुए वचन नहीं तोड़ सकते। ठीक है, आज्ञा दे महाराज। चल, कुछ सोचा समझा तो होता। जरूरत तो इस वक्त आपके सोचने समझने की है रतन सिंह जी। मुझे तो तुम्हारी बात कुछ ठीक नहीं लगती। क्यों? इसलिए मेरे भाई कि आज तक बकरियों ने मिलकर शेर को कभी नहीं मारा। लेकिन याद रखो, अगर इस शेर का कोई इंतजाम नहीं किया गया तो वो एक एक करके सारी बकरियों को खत्म कर देगा। यहाँ क्यों आई हो तुम? तुम्हारे साथ रहने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। मुझे बुंदेलखंड आजाद कराना है। मैं तुम्हें सहयोग दूंगी। जब तक बुंदेलखंड आजाद नहीं होता मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच सकता। मुझे यूं टुकरा के न जाओ। मेरे रास्ते में रुकावट न बनो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनूंगी। तुम्हें मेरे प्यार का वादा। ये दिल अब प्यार और दर्द को भूल चुका है। तुम्हारे सीने में दिल है या कोई पत्थर? जो देश की आजादी के लिए लड़ता है उसका दिल पत्थर का नहीं फौलाद का होता है, फौलाद का। मैं बुंदेलखंड की आजादी के लिए तुम्हारा प्यार तो क्या दुनिया के हाथ ही निशावर कर सकता हूँ। नारी को कमजोरी समझने वाले इंसान, तूने नारी को अभिशक्ति के रूप में नहीं देखा। जब से औरंगजेब ने नए कर लगाए हैं तब से लगभग तमाम हिंदुस्तान में बगावत के आसार पैदा हो गए हैं। राजपूताना से दुर्गादास, मेवाड़ से राणा राज सिंह और बुंदेलखंड से छत्रसाल विद्रोह का झंडा लेकर खड़े हो गए हैं। तब तो शायद ताकत कई हिस्सों में बढ़ जाएगी। हाँ, अब वो समय ज्यादा दूर नहीं जबकि औरंगजेब को एक साथ ही कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। महाराज की विजय हो। हमारी अंगूठी? ओह, याद आया, छत्रसाल को दी थी। ये ले जाओ और वीर छत्रसाल को सम्मान के साथ यहाँ ले आओ। छत्रसाल के इतने दूर आने का क्या कारण हो सकता है महाराज? लगता है बुंदेलखंड में जरूर कोई खास बात हो गई है। शिवाजी महाराज की जय हो। आओ। जय भवानी। जय भवानी। हमें याद है हमने तुम्हें रायगढ़ आने का निमंत्रण दिया था। और मैं भी उसे नहीं भूला हूं महाराज। कहो, कार्य में सफलता मिली या नहीं?
कोशिश ही कर रहा हूं। और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। लक्ष्मण राव। आज्ञा महाराज। छत्रसाल के ठहरने का प्रबंध हमारे निजी कक्ष में करा दो। जो आज्ञा महाराज। छत्रसाल, इस वक्त तुम बहुत थके हुए नजर आते हो, थोड़ा सा विश्राम कर दो। इसके बाद हम तुमसे कुछ जरूरी बातों पर विचार करेंगे और वही तुम्हें कुछ गुप्त बातें भी बताएंगे। जो आज्ञा महाराज। ऐसे लगता है जैसे मेरे पति की आत्मा मुझे बार बार धिक्कार रही है। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं? ये कलंक, ये कलंक तभी धुल सकता है जबकि बुंदेलखंड की आजादी में मैं छत्रसाल की कुछ मदद करूं। मदद करो, मदद करो। आज्ञा महाराज जी, प्रधानमंत्री को इसी समय हमसे मिलने के लिए कहा है। जो आज्ञा। अगर तुम हमारी बताई हुई नीति पर चले और हिम्मत से काम लिया तो यकीनन पासा तुम्हारे हाथ रहेगा। मुझे भी कुछ ऐसा ही नजर आता है महाराज। छत्रसाल, अगर औरंगजेब ने तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान देकर हमारी तरफ जरा सी भी ढील दी तो बुंदेलखंड से लौटने के बाद औरंगजेब को दिल्ली के तख्त पर हम बैठे हुए मिलेंगे। फिर बुंदेलखंड तो क्या, सारा हिंदुस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं महाराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। ठहरो छत्रसाल। हम तुम्हें मामूली सी भेंट देना चाहते हैं। आशा है तुम अस्वीकार नहीं करोगे। ये क्या महाराज, आपने काफी सहनक तो दिए, फिर इसकी क्या आवश्यकता है? आलमगीर से टकराने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी ताकत की जरूरत होगी और ये थोड़ा सा धन तुम्हें उस ताकत को इकट्ठा करने में मदद करेगा। धन्य हो महाराज। बुंदेलखंड की आजादी का ये सितारा अगर टूट गया तो फिर कभी उदय नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम भी इस वक्त अपनी जान की बाजी लगा दें और छत्रसाल की हर तरह से मदद करें। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। फौरन एक दूत पत्र लेकर रवाना कर दिया जाए कि छत्रसाल, बुंदेलखंड की आजादी के लिए आगे तुम अपनी मर्जी से बढ़े थे, लेकिन अब पीछे तुम्हें कोई ताकत नहीं हटा सकती। हम आ रहे हैं। जय विंध्यवासिनी। विंध्यवासिनी। बुला रही है रणभेरी, शायद जननी पर संकट है, करो नहीं पल भर देरी। धधकते जलते अंगारो, ओ आजादी के रखवारो। धधकते जलते अंगारो, ओ आजादी के रखवारो। जवानी माँ पर वारो रे, जवानी माँ पे वारो रे। उबलता लोह अजमा लो, मचलता लोहा अजमा लो। उठो दुश्मन को मारो रे, जवानी माँ पे वारो रे। धधकते जलते अंगारो। सत्य श्यामला माँ ने तुमको पाला पोसा है, वतन से कितना लेते हो, वतन को कितना देते हो। जरा तो कर्ज उतारो रे, जवानी माँ पे वारो रे। धधकते जलते अंगारो, ओ आजादी के रखवारो। जवानी माँ पर वारो रे, जवानी माँ पे वारो रे। धधकते जलते अंगारो। श्रीमान छत्रपति महाराज को छत्रसाल का सादर अभिनंदन स्वीकार हो। मैं दमोनी, बांसा, ओनुटेक, चित्रकूट, ग्वालियर फतह कर चुका हूँ और करंजर की तरफ बढ़ रहा हूँ। आशा है आपके प्रताप से उसे भी जीत लूंगा और बुंदेलखंड आजाद करा लूंगा। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदैव आभारी छत्रसाल। धन्यवाद क्या था छत्रसाल। हमें हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि हमारी तलवार तुम्हें कभी सहयोग न दे सकी, मगर हम तुम्हें यहाँ रहकर भी सहयोग देंगे। सेनापति। आप क्या महाराज?
हमारे छापामार सैनिकों का आदेश दे दो कि खुलकर हमले करने शुरू कर दें और युद्ध की भी तैयारी की जाए। कल से हम फिर युद्ध शुरू करेंगे। जो आज्ञा महाराज। शिवा, तुम्हारा विचार तो कुछ दिन ठहर कर शक्ति एकत्रित करने का था, लेकिन अब नहीं है गुरुदेव। हम चाहते हैं कि औरंगजेब की एक बहुत बड़ी ताकत को हम अपने साथ युद्ध में उलझाए रखें, ताकि छत्रसाल को बुंदेलखंड हासिल करने में आसानी हो सके। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। शिवाजी और बहादुर खान में जबरदस्त जंग हो रही। सिपा सालार बहादुर खान ने और फौज मांगी। 20,000 सिपाही वहां भिजवा दिए जाए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। सिपा सालार फिदाई खान ने आलम पनाह की खिदमत में अर्ज किया है कि छतरसाल ने धमौनी, हनुटेक और ग्वालियर के किले फतेह कर लिए। अब वो करंजल की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक, जिसकी मौत जहां होती है वही खिंचा चला आता है। शाह कुली खान तैयारी की जाए। मां बदौलत शाही फौज लेकर खुद कालिंजर जाएंगे और उस गुस्ताख को अपने हाथों से सुना दें। जिले सुबहानी खुद? क्यों नहीं, हम बादशाह बाद में हैं, सिपाही पहले। मां बदौलत देखना चाहते हैं कि उस गुस्ताख छोकरे की तलवार में कितना पानी है। मेरा मतलब यह है आलम पनाह, शिवाजी के इरादे खतरनाक हैं। ये हम भी जानते हैं। दुश्मन के इरादे कभी नेक नहीं होते। इसीलिए जहां पनाह, शिवाजी का इरादा सिर्फ दक्कन को ही हासिल करने का नहीं है, उसकी नजर दिल्ली के तख्त पर भी है। आलम पनाह 36 साल से मेरी निजी दुश्मनी है। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे एक मौका दीजिए। मैं उसे जिंदा ही मरता किसी भी हालत में आपके कदमों में लाकर पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, हम आपके साथ शाह कुली को भी भेज देते हैं। सिंहासन डोला गरज कर नाहर जब बोला, खून में खड़क सवारो रे जवानी माँ पे वारो रे, धधकते जलते अंगारो ओ आजादी के रखवारो, जवानी माँ पर वारो रे जवानी माँ पे वारो रे, धधकते जलते अंगारो। जाम पे जाम चढ़ाओ। आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की रात है।
छत्रसाल इस तरह घायल हुआ है कि अब उसका काम तमाम हुआ है समझो। सुबह होते ही हम दुश्मन की सेना पर टूट पड़ेंगे और छत्रसाल की फौज इस तरह दुम दबाकर भागती दिखाई देगी। अब क्या होगा वैद्यराज? अगर इन्हें होश आ गया तो ये बच जाएंगे, नहीं तो बचने की कोई आशा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए वैद्यराज। अगर दुश्मन को छत्रसाल की ये हालत मालूम हो गई तो कल सुबह होते ही पूरी शक्ति के साथ वो हम पर टूट पड़ेगा और हमारे सैनिक अपने बीच अपने सेनानायक छत्रसाल को न पाकर हिम्मत हार बैठेंगे। चिंता की कोई बात नहीं करीबर। दुश्मन को मालूम होना चाहिए कि छत्रसाल की वीरता ने हजारों छत्रसाल पैदा कर दिए हैं। मगर कल छत्रसाल की जगह सेना की बागडोर कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा, मैं। धन्य हो बंदीवान, तुम धन्य हो। आजादी का ये युद्ध, ये संग्राम मुमकिन है बरसों तक चले और ये भी मुमकिन है कि इस संग्राम में हम काम आ जाएं। तब तुम हमारा ये अधूरा काम पूरा करना और जब तक बुंदेलखंड आजाद न हो जाए ये जंग जारी रखना। शाबाश। पिताजी, पिताजी, मैं कहाँ हूँ? आप बुरी तरह जख्मी हुए थे। मुझे मेरा हाल न बताइए, मुझे युद्ध का हाल बताइए। ये बिस्तर मेरी जगह नहीं, मेरी जगह रणभूमि है। आप चिंता न करें, बंदीवान शत्रु का सामना कर रहे हैं और सेना के बाद दौड़ भी संभाल रहे हैं। मैं अभी जिंदा हूँ। अभी 2-4 दिन आपको आराम करना चाहिए। आराम की बात न कीजिए, बल्दीवान रण में अकेले हैं और मैं यहाँ आराम करूँ? नहीं नहीं बेदाज, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ जंग बहादुर? तुम बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो? बल्दीवान, तुम बलिदान में मुझे पीछे छोड़ गए। कितने भाग्यशाली हो तुम। मगर मैं तुम्हारा बदला दुश्मन से लेकर ही रहूंगा। मैं जाता हूँ, अभी आप जख्मी। जख्म आज नहीं तो कल भर ही जाएगा, लेकिन अगर ये समय निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा। मैं अपने पिता का अधूरा काम पूरा करके रहूंगा। मैं बुंदेलखंड को आजाद करवा के छोड़ूंगा। हथेली सिर को लेकर योद्धा क्या टूटा, बुंदेली तलवार से बैरी एक नहीं छूटा। घुसा जिधर भी वीर जुझारा हाहाकार उठा, 36 साल में महाकाल का बल हुंकार उठा। खट खटाखट सुबट भट्ट ने बैरी को काटा, युद्ध भूमि में खींच दिया मरघट का सन्नाटा, मरघट का सन्नाटा।
चुटकी में तोपों के जलते सीने फाड़ दिए, दुश्मन की छाती पर अपने झंडे गाड़ दिए, झंडे गाड़ दिए, झंडे गाड़ दिए। इतिहासों में कहाँ मिलेंगे इनसे ज्यादा उजले नाम, आन बान पर मरने वालों तुम्हें देश के कोटि प्रणाम, तुम्हें देश के कोटि प्रणाम।